हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अतुड़िया आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि हमने मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। फिजिकल बेसिस पे हम मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले बात की जाती है स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, मैटर के स्टेट्स को पढ़ने से पहले हम एक नजर डालेंगे, सिर्फ एक नजर डालेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं वास्तव में जिन पर वास्तव में मैटर की स्टेट डिपेंड करती है। किसी भी मैटर किस स्टेट में है, आपको पता होगा शायद कि मैटर 3 स्टेट में रहा करता है। मैक्सिमम जो हम पढ़ते हैं 3 स्टेट पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट होती है मैटर की फिजिकली। और मैटर किस स्टेट में रहेगा ये डिपेंड करता है बेसिकली 2 फैक्टर्स पे। उन्हीं फैक्टर्स पे हम एक नजर मात्र डालेंगे। चलिए देखें, पहला फैक्टर जो है वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम से ही स्पष्ट है। इंटर यानी बीच में, किसके बीच में? मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। कोई भी मैटर है उसके जो जिन मॉलिक्यूल से वो बना है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये फोर्स अधिकतर अट्रैक्शन का ही होता है ना। उन मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा करते हैं। देखिए, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा करते हैं, है ना। ये कई प्रकार का हो सकता है। अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आयनिक अट्रैक्शन हो सकता है ना। हमारे पास कोई कोवलेंट है तो ये विविध प्रकार के हो सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। इस पर हम कभी भविष्य में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप एक नजर इसमें समझ चुके हैं। और ये चाहता क्या है? ये चाहता है कि मॉलिक्यूल साथ साथ रहें, पास पास रहें। ये मॉलिक्यूल को क्लोज रखना चाहता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, चाहता है मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो, पास पास रहें। समझे इस बात को आप? अच्छा, एक दूसरा फैक्टर भी है। सोचिए, ये फैक्टर जो है ये चाहता है मॉलिक्यूल पास पास रहें, तो दूसरा फैक्टर क्या चाहता होगा? आप सोच सकते हैं इस बात को। चलिए हम देखें। देखिए, दूसरा फैक्टर थर्मल एनर्जी। अभी थर्मल एनर्जी क्या? अभी ये बेसिकली हीट एनर्जी है। आपने कभी अगर पानी गर्म किया हो और नहीं किया हो तो आप इसे करिएगा और आप देखिएगा कि पानी गर्म करते समय जब बिल्कुल शुरुआत में आप देखेंगे तो आपको देखिए कि बर्तन के नीचे जो पानी है वो ऐसे मूव करने लगता है। आपको दिखेगा बाकायदा कि पानी क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। आप पानी का मोशन बाकायदा नोट कर पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिसे हम थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी कहते हैं ना, वो बेसिकली मॉलिक्यूल के मोशन के कारण होती है। मॉलिक्यूल फास्ट मूव करते हैं उसमें, है ना। जो हम थर्मल एनर्जी देते हैं किसी सब्सटेंस को, आपने देखो जब पानी पूरा उबल जाता है तो बहुत फास्ट मूव करने लग जाता है, बहुत फास्ट मूव करने लग जाता है। देखा होगा, ये तो आपने देखा ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थर्मल एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो वास्तव में एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, जो हमने टेम्परेचर उसका बढ़ाया है उसे हीट देकर, जो हमने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाया है उसे हीट देकर, जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है हीट देकर, उसके कारण ये एनर्जी है। उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी कहा करते हैं, है ना। और इसके कारण मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। इसके कारण क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है बेसिकली। समझा आप इस बात को? ठीक है। और अगली बात देखें कि ये चाहता है कि मॉलिक्यूल फार अपार्ट रहें, दूर दूर। ये देखो, ये फैक्टर चाहता था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चाहता था कि मॉलिक्यूल पास पास रहें, और ये आपका थर्मल एनर्जी चाहती है कि मॉलिक्यूल दूर दूर रहें। अब द्वंद्व हो चुका है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो स्टेट ऑफ मैटर है, किसी भी मैटर की जो स्टेट है, किसी भी मैटर की जो स्टेट है वो वास्तव में डिपेंड कर रही है बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक फैक्टर क्या है उसमें? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। और वर्सेस थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी पे, ठीक है। अब आप देखिएगा, देखिए ये दिखाया गया है गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की बात की जा रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जा रही है। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या चाहता था? मॉलिक्यूल है पास पास, और सबसे पास मॉलिक्यूल किसमें आते हैं? सॉलिड में। निश्चित रूप से आप जानते होंगे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास पास रहा करते हैं, पास पास रहा करते हैं। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होंगे और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे गैसेस में। तभी तो वो दूर दूर है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होते तो वो पास पास नहीं आ जाते। अच्छा, वो दूर दूर है, ये इस बात का सबूत है कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत ही क्या कहें वीक है ना।
लिक्विड क्या, तो लिक्विड में ठीक ठाक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर हम बात कर रहे हैं वो है थर्मल एनर्जी। हम थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सोचिए आप थर्मल एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, है। थर्मल एनर्जी क्या चाहती थी, मॉलिक्यूल रहे दूर दूर, गैसेस देखे आपने, गैस जो मेरे आसपास भी एयर है तो मैं इजीली अपना हाथ मूव कर पा रहा हूँ, है ना। अगर लिक्विड मैं मेरे पास कोई लिक्विड हो, पानी हो या पानी की बाल्टी, उसमें अपना हाथ मूव कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगी मुझे। लेकिन किसी सॉलिड के आसपास तो मैं हाथ ही नहीं ले जा सकता, है ना। इसका क्या मतलब है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं, बहुत ज्यादा पास पास, इसके बीच में मैं अपना हाथ नहीं ले जा सकता। अच्छा, लिक्विड के मॉलिक्यूल भी काफी हद तक आसपास हैं, इसलिए वो जब मैं हाथ मूव करता हूं तो वो मेरे हाथ को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली बहुत दूर दूर हैं, देख रहे हो आप। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा गैसेस में है। गैसेस में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी, जो चाहती है मॉलिक्यूल दूर दूर है। उसके बाद लिक्विड में थर्मल एनर्जी मॉडरेट होगी, है ना। और सबसे कम थर्मल एनर्जी होगी सॉलिड्स में, इसीलिए तो वो सॉलिड फॉर्म में वो मूव नहीं कर रहे हैं। समझे इस बात को आप। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इनकी एक एक करके प्रॉपर्टी समझते हैं। पहली बात, देखिए सॉलिड का हमेशा डेफिनेट शेप होगा, हमेशा क्या होगा, एक फिक्स शेप होगा सॉलिड का। समझ में आपको बात को, यानी कि ये पेन ऐसा तो ये ऐसे ही रहेगा, समझे, हमेशा मैं कहीं पे भी रखूं ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन लिक्विड का काजल, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं है, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं है। मेरे पास पानी है, मैं उसे बोतल में रखूं तो बोतल की शेप का हो जाएगा, मैं उसे ग्लास में रखूं तो ग्लास की शेप का हो जाएगा, है। उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप इस बात को समझते हैं अच्छे से। गैसेस की बात करें तो गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, समझे। जैसे एयर है ना, आपने देखा होगा बर्थडे में अलग 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 तरह के बैलून्स होते हैं, तो आप जो बैलून फुलाते हैं तो जो शेप उस बैलून का होता है वही शेप क्या कहें, गैस या एयर ले लेती है। समझिए बात को, यानी गैसेस का भी फिक्स शेप नहीं होता है। अगली बात करें हम, तो अगली बात ये आ रही है, हमने देख चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड का, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, माफ कीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत कम है सॉलिड्स में। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, अभी देखा था हमने कि मैं इसके आसपास हाथ नहीं ले जा सकता। अच्छा, लिक्विड में मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक ठाक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। यानी कि अब गैसेस में तो बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। मैं आसानी से अपने हाथ को इजीली मूव कर सकता हूं यहाँ पर। अगली बात करेंगे हम, देखिए इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्योंकि बहुत ज्यादा है तो सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब दबा नहीं सकते बहुत ज्यादा, समझे। इस ब्लॉक में चाहूंगा दबा के छोटा कर दूं, बहुत ज्यादा मैं इसे दबा नहीं सकता, कंप्रेस नहीं कर सकता, है ना। लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड भी बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं, बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं। देखिए आप एक एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं घर पर। आपने सीरियल देखी है जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, तो आगे की जो सुई रहती है जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं वो हटाकर आपका जो खाली पिस्टन बचेगा उसमें आप एक तरफ से कुछ सॉलिड डालिए, पाउडर वगैरह कुछ डालिए, ठीक है, मिट्टी डालिए उदाहरण के लिए, और एक तरफ से उंगली रख के उसे दबाने की कोशिश कीजिए, तो आप देखिए आप ना के बराबर दबा पाएंगे इसको, ठीक है। और फिर आप क्या कीजिए, कोई लिक्विड रखिए, उसके अंदर पानी भरिए, पानी को दबाने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे आप देखिए सॉलिड को तो आप बिल्कुल दबा नहीं पाएंगे, पानी को आपको दिखेगा कि आप थोड़ा बहुत दबा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको पानी भी हटा दीजिए, उसके अंदर सिर्फ हवा हवा रहने दीजिए, फिर आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, दबाने की कोशिश कीजिए, तो आप देखिएगा आप काफी हद तक उसे दबा पा रहे हैं, है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि गैसेस जो है वो कंप्रेस्ड है, वेरी वेरी इजीली कंप्रेस की जा सकती हैं। सॉलिड बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड बहुत कम कंप्रेस होते हैं, शॉर्ट रेंज में कंप्रेस होते हैं, और गैसेस तो भाई साहब बहुत मुश्किल से कंप्रेस होती है, मतलब बहुत, माफ कीजिएगा, बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है, बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है। आगे बढ़े, अगली बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है सॉलिड्स में, चर्चा हो चुकी है इस बारे में, है ना, इसलिए तो मॉलिक्यूल पास पास है सॉलिड के। अगली बात की जाइए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लिक्विड में है वो स्ट्रांग है गैसेस के कंपैरिजन में, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में तो काफी वीक है। सॉलिड के कंपैरिजन में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड्स में काफी ज्यादा वीक है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में अच्छा खासा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना। पानी के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, बिल्कुल, तभी तो पानी एक साथ रहता है। अगली बात, अरे ना के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, वेरी लिटिल, बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। गैसेस के मॉलिक्यूल बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पर बहुत कम फोर्स लगाते हुए और घूमते रहते हैं, है ना। आगे हम बढ़ेंगे, देखिए अब सॉलिड की बात एक और की जाए कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम है ना। इसका इतना वॉल्यूम है तो इसका इतने वॉल्यूम रहने वाला है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होने वाला है, समझे। मतलब आप अपने बैग में मान लीजिए आपने 5 नोटबुक्स रखी, आपका बैग फुल भर गया, ठीक है। अब ऐसे नहीं हुआ कि आपने रात को रखी, आपने कभी स्कूल जाने के लिए रात को बैग पैक किया, सुबह खोला तो आपने देखा कि यार बुक तो कम हो गई है,
मतलब आपके बैग में और जगह बन गई है, या फिर वो बहुत ज़्यादा भरी थी और ज़्यादा भर चुका है, बैग आपका फटने के कगार पे आ चुका है, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बुक्स का वॉल्यूम जो है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, एक फिक्स वॉल्यूम सॉलिड का, है ना। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। आपने 1 लीटर पानी रात को पीने के लिए रखा तो लोटे में, तो सुबह भी वो 1 लीटर ही रहेगा, है ना। अगर आपने ऊपर ढक के रखा है तो 1 लीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो छोटा हो जाएगा या वो बढ़ जाएगा, यानी फिक्स वॉल्यूम है। हाँ, शेप लिक्विड कंटेनर के हिसाब से चेंज कर लेगा, है ना। आपने बॉटल में रखा है पानी तो बॉटल की शेप ले लेगा, आपने लोटे में रखा है तो लोटे की शेप ले लेगा, आपने ग्लास में रखा तो ग्लास की शेप ले लेगा, है ना। लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होने वाला लिक्विड का। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस का तो कोई फिक्स वॉल्यूम है ही नहीं, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, जितना स्पेस मिलेगा उतने में फैल जाएगा। समझा आपने? जैसे आपने एलपीजी गैस देखी होगी जिसमें आप खाना बनाते हैं, ठीक है। कभी कभी जब वो लीक होती है तो उसकी स्मेल आपको पूरे घर में आएगी, पूरे कम से कम उस कमरे में तो कम से कम पूरे में आएगी। क्यों? क्योंकि उस गैस को वो बाहर आई, थोड़ा सा गैस बाहर आई होगी हालांकि, पर वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, पूरे कमरे, जितना उसे स्पेस मिलेगा बिल्कुल पूरा फैल जाएगी। कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है उसका, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं, जितना जगह मिलेगी उतने में फैल जाएगी। आगे बात करेंगे। देखिए, सॉलिड की डेंसिटी काफी हाई है। डेंसिटी क्या होती है जी? डेंसिटी आपको बताऊं मैं, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी मैंने इतना वॉल्यूम लिया मान लीजिए, तो इसमें सॉलिड अगर मैंने लिया इतने वॉल्यूम का तो बहुत ज़्यादा मास होगा, बहुत भारी होगा ये। अच्छा, लिक्विड की बात करें तो इतने वॉल्यूम में अगर मैंने कोई लिक्विड भरा तो इसका रिलेटिवली इसका मास काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अच्छा, और इतने ही वॉल्यूम में मान लीजिए मैंने कोई गैस ली तो इसका मास तो बहुत ही कम होगा। एक फिक्स वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम, ये भी फिक्स वॉल्यूम है, ये फिक्स वॉल्यूम है, ये फिक्स वॉल्यूम है ना। एक फिक्स वॉल्यूम में इसका मास बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसका कम होने वाला है, इसका मास होने वाला है बहुत ज़्यादा कम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉलिड में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, लिक्विड में मॉडरेट डेंसिटी होने वाली है, और गैसेस की डेंसिटी तो बहुत ही कम होने वाली है, वेरी लो डेंसिटी। समझे इस बात को आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पे ओनली वाइब्रेट करते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पे मात्र वाइब्रेट करते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मेरे हाथ में पेन है, इसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, फ्रीली मूव करने के लिए फ्री नहीं है। अच्छा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं लिक्विड की बाउंड्री में। आपने देखा भी होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पानी आपने गर्म किया तो देखा होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उसके अंदर, है ना, करते हैं वो फ्रीली मूव। अगर मतलब गर्म ना भी करो तो भी मूव करते हैं, हालांकि उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन वो लिक्विड की बाउंड्री में फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा, क्योंकि गैसेस की बात करें तो गैसेस तो भाई साहब इतना फ्रीली मूव करती है कि सारा स्पेस, जितना अवेलेबल स्पेस है, अभी कहा था ना, कोई जो गैस लीक होती है पूरे कमरे में स्मेल आती है, तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, और जितना वॉल्यूम मिलेगा उतने में वो फ्रीली मूव करेगा और उतने में वो फैल जाएगी गैस। ठीक है, अगली बात हम करें तो यही बात की जाएगी कि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, है ना, अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, पानी बह सकता है, लेकिन पानी हाई लेवल से नीचे बहेगा। ठीक है, अगर मैंने टेबल पे पानी डाल दिया, ठीक है, तो पानी नीचे गिरेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, हाई लेवल से नीचे ही लिक्विड फ्लो करेगा हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे से ऊपर पानी अपना फ्लो करे। हाँ, अगर आप कोई डिवाइस लगाएं, मोटर इत्यादि, तो पानी नीचे से ऊपर मूव कर सकता है, लेकिन अपने आप से लिक्विड्स हमेशा हाई लेवल से नीचे मूव करेंगे, नीचे हमेशा फ्लो करेंगे। अच्छा, गैसेस भी फ्लो करती हैं, लेकिन ये सभी दिशाओं में फ्लो करती हैं। अभी देखा, जो गैस लीक होती है सब दिशाओं में बहती है। फ्लो करना मतलब बहना, सब दिशाओं में बहती है ना, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगली बात हम देखें तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या है? सॉलिड का एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम भी हुआ करता है। सॉलिड का शेप भी डेफिनेट फिक्स हुआ करता है और वॉल्यूम भी फिक्स हुआ करता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का सिर्फ वॉल्यूम फिक्स हुआ करता है, शेप फिक्स नहीं हुआ करता है ना। जिस शेप के कंटेनर में आप रखेंगे उस शेप में वो आ जाएगा। गैसेस की बात करें तो ना तो फिक्स शेप है ना ही वॉल्यूम है, कुछ भी फिक्स नहीं है, ना शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। आगे देखें तो देखिए, अब आपको दिखाया जा रहा है कि बेसिकली मैटर किस तरीके से चेंज होता है। देखिए, ये सॉलिड है ना, जब ये कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहा करते हैं, है ना, हिंदी में पिघलना कहते हैं, है ना। जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, यानी गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहा करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा करते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें, अगर कोई गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहा करते हैं। कंडेंस हो गई गैस, कंडेंस मतलब इकट्ठी हो गई, है ना। इवेपोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन, समझते होंगे आप बात को, है ना। उदाहरण के लिए, आपने कभी रात को पानी पीने के लिए रखा हो लोटे में और ऊपर से प्लेट रखी हो, तो आप सुबह उठ के देखेंगे कि सुबह अगर आप प्लेट उठा के देखेंगे तो प्लेट के नीचे से आपको गीला गीला दिखेगा, पानी प्लेट गीली दिखेगी। वो क्यों? क्योंकि रात भर क्या हुआ, कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन क्योंकि ऊपर प्लेट थी
तो वो क्या हुआ, वो लिक्विड, वो जो वेपर थी वो दोबारा दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और प्लेट के ऊपर जमा हो गई, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, और अगर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहा करते हैं, जमना, है ना। आपने निश्चित रूप से कभी घर पे आइसक्रीम बनाने की कोशिश की होगी दूध वगैरह से, तो उसमें यही होता है, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, समझे। अच्छा, अगर कभी सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहा करते हैं, है ना। और अगर कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है उसे हम डिपोजिशन कहा करते हैं। आप समझे इस बात को, ठीक है। तो बेसिकली आप इस बात को और समझ सकते हैं कि हम जब सॉलिड से लिक्विड में किसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ करनी पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाए, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन हम थर्मल एनर्जी तो हमारे बस में है, हाँ थर्मल एनर्जी हमारे बस में है, तो हम टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे, टेम्परेचर नहीं माफ कीजिएगा, टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे। देखिए ना, बर्फ का अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो पिघलने लगती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, और लिक्विड का अगर और टेम्परेचर बढ़ा दे, पानी को आप और ज़्यादा गर्म कर दो, उबाल दो, तो थर्मल एनर्जी बेसिकली बढ़ा दो उसकी, तो थर्मल एनर्जी चाहती है कि मॉलिक्यूल दूर दूर चल जाए, तो फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और किसी गैस को अगर आप चाहते हैं लिक्विड में कन्वर्ट करना तो आप टेम्परेचर कर दीजिए बहुत कम टेम्परेचर कर दीजिए, बहुत कम टेम्परेचर आप करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कम टेम्परेचर आपने किया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बेसिकली थर्मल एनर्जी कंट्रोल कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो फैक्टर हमारे बस का नहीं है चेंज करना। हम सिर्फ थर्मल एनर्जी को चेंज करके मैटर की डिफरेंट स्टेट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।